नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जलवायुवीय कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जलवायुवीय कारक यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है। पर्यावरण जैसा कि हम नाम से जानते हैं, पर्यावरण का मतलब है हमारे सारे ओर का परिवेश, हमारे सारे ओर का परिवेश जिसमें सजीव एवं निर्जीव सभी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से जो भी इकाइयां हमारे चारों ओर में दृष्टिगोचर होती है, जैसे प्रकाश, जल, मृदा, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतु आदि, तो ये सभी सम्मिलित रूप से मिलकर के हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है। अतः इन सभी कारकों को हम पर्यावरणीय कारक कहते हैं। और इन सभी पर्यावरणीय कारकों का अगर समग्र रूप से हम बात करें तो इन सभी कारकों से निर्मित पर्यावरण को हम जैव मंडल कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल को शामिल करते हैं। तो वास्तव में पर्यावरण में विद्यमान सभी कारक आपस में मिलकर सजीवों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त रूप से सभी पर्यावरणीय कारकों द्वारा पृथ्वी पर उपलब्ध जीवन को प्रभावित करने की प्रवृत्ति को हम समग्रतात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। अब पर्यावरणीय घटक, ये जो पर्यावरणीय घटक है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ये दो प्रकार के हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जब हम जैविक घटकों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमने देखा है कि जैविक घटक के अंतर्गत यानी उत्पादक और उत्पादकों पर निर्भर उपभोक्ता, और उपभोक्ता अलग अलग स्तर के प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वोच्च उपभोक्ता, ये सभी पोषक कड़ियां मिलकर के जैविक घटकों का निर्माण करते हैं। और दूसरा है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक के अंतर्गत हम जैसे जल, मृदा, तापक्रम, वायु आदि सभी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, घटकों के बारे में अजैविक घटक कहते हैं। और पर्यावरणीय घटक के अंतर्गत ये दोनों जैविक और अजैविक घटक शामिल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण है वो जैविक और अजैविक घटकों की आपसी अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। अब ये जो पर्यावरणीय कारक है वो मुख्य तौर पर इनको 4 क्लासेस में बांटा गया है। वो है जलवायु कारक, इसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, तापक्रम, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायु की गति और वायुमंडलीय गैसें आदि सभी का हम है जो अध्ययन करते हैं। दूसरा है वो है भू आकृतिक कारक। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों एवं जंतुओं पर विभिन्न भौगोलिक कारकों जैसे लॉन्गिट्यूड, लेटिट्यूड, ढलान, पर्वत श्रृंखलाएं, भूमि का उभार इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मृदा कारक, इसके अंतर्गत मिट्टी और मिट्टी से अर्थात मृदा से संबंधित कारक जिसमें पौधे उगते हैं, यहाँ मृदा की संरचना एवं निर्माण संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं तथा इसकी मृदा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है।
और चौथा है जैव कारक। इसके अंतर्गत पर्यावरण में उपस्थित सभी सजीवों, क्रमशः प्राणियों, पेड़ पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के बीच तथा इन सभी के साथ इनके वातावरण को पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न पर्यावरणीय कारकों का पौधों पर प्रभाव। हम सभी देखते हैं कि प्रकृति में कोई भी सजीव किसी एक कारक के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि वो प्रकृति में मौजूद सभी प्रकार के कारकों, है ना, जैविक और अजैविक जितने भी कारक हैं उन सभी से वो प्रभावित रहता है। कहने का मतलब अगर एक पौधा है तो वो सनलाइट और उससे नियमित टेम्परेचर से प्रभावित होने के साथ ही साथ वहाँ के वातावरण में मौजूद जलवायु कारकों, वर्षा, उस क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली हवाएं, हवाओं की स्पीड, उन हवाओं में विद्यमान आर्द्रता, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, वाष्प दाब, साथ ही साथ वहाँ का मृदीय कारक, मृदा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, मृदा में उपस्थित एयर की मात्रा, उस मृदा के अंदर उपस्थित मिनरल्स और मृदा का अंदर जल की मात्रा, उस प्लांट्स के चारों ओर उसके ऊपर आश्रित अन्य कीड़े, पक्षी, मनुष्य, ग्रेजिंग एनिमल्स, रोडेंट्स, पादप रोगजनक, अन्य अधिपादप। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे कारक हैं जो मिलकर के किसी एक पादप को प्रभावित कर रहे हैं। यही सारे कारक अन्य जीव को भी इसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति में अर्थात एक प्राकृतिक आवास के अंतर्गत कोई भी जीव है, उसकी वृद्धि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, या ऐसे कह सकते हैं उसका अस्तित्व इन सभी कारकों से उसका समन्वय है। पर्यावरण की समग्रतात्मक अवधारणा। समग्रतात्मक अवधारणा से हमारा तात्पर्य है कि मोटे तौर पर हम सभी जानते हैं कि जैविक और अजैविक घटक मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं, लेकिन इन दोनों घटकों में अनेक प्रकार के अन्य कारक भी निहित हैं। सामान्य तथा प्राकृतिक अवस्थाओं में कोई भी सजीव अपने प्राकृतिक आवास में किसी एक कारक से प्रभावित न होकर संपूर्ण पर्यावरण या समस्त कारकों के योग से प्रभावित होता है, और ये कारक न केवल सजीव को प्रभावित करते हैं अपितु इसी दौरान एक दूसरे को भी निरंतर प्रभावित करते हैं। अतः ये सभी पर्यावरणीय कारक एक दूसरे से निरंतर अंतरक्रिया करते हैं, और इस प्रकार इनको एक दूसरे से पृथक हम नहीं कर सकते, और न ही पर्यावरण के बाकी हिस्से को बिना प्रभावित किए इसमें कोई हम बदलाव कर सके। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक कारक के परिवर्तन से दूसरे कारक भी परिवर्तित होता है। जैसे तापक्रम में अगर तेजी आने से वायुमंडलीय नमी कम हो जाती है, इसी प्रकार प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ साथ न केवल प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है अपितु तापक्रम भी बढ़ जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि पर्यावरण के सभी कारक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार
पर्यावरणीय कारकों के किसी जीव को एक साथ संयोजित रूप से प्रभावित करने की प्रवृत्ति को हम समाकलित अवधारणा अर्थात पर्यावरण की समग्रतात्मक अवधारणा कहते हैं। यह अवधारणा सबसे पहले फ्रेडरिक द्वारा 1927 में प्रस्तुत की गई थी। अब पर्यावरणीय कारकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं लिबिंग का न्यूनतम कारक संबंधी नियम, जो कि उन्होंने 1840 में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके अनुसार यह है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों की वृद्धि उनको प्राप्त खनिज पदार्थों में से सबसे कम मात्रा में प्राप्त खनिज पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। इस अवधारणा के अनुसार पौधों को प्राप्त पोषण पदार्थों की कार्य प्रणाली की तुलना एक जंजीर के रूप में हम कर सकते हैं, जिसकी एक कड़ी को छोड़कर बाकी सभी कड़ियां मजबूत है। तो अब इस जंजीर की श्रृंखला को मजबूती को बढ़ाने के लिए कमजोर कड़ी को मजबूत करना आवश्यक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर उस पौधे की वृद्धि किसी एक न्यूनकारी तत्व से बाधित है तो उस न्यूनकारी तत्व की हमें आपूर्ति करनी होगी। इसलिए इस लिबिंग का न्यूनतम कारक संबंधी नियम भी कहते हैं। इसके पश्चात इसी क्रम में ब्लैकमैन द्वारा इसी सिद्धांत का विस्तृत प्रारूप दिया गया, जिसको हम ब्लैकमैन के सीमाकारी कारकों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्य की प्रक्रिया की दर केवल उस कारक द्वारा नियंत्रित होती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित हो, तथा इस कारक को सीमाकारी कारक कहते हैं। इसके अंतर्गत उस अभिक्रिया की दर में बढ़ोतरी सीमा कारक की मात्रा को बढ़ाने पर ही संभव है, जो कारक उस अभिक्रिया में न्यून मात्रा में उपस्थित है। पर्यावरणीय कारकों के संबंध में जो दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम दिया गया है वो है सहनशीलता की सीमा का नियम, जिसे शेल्फोर्ड द्वारा 1913 में प्रस्तुत किया गया। इस अवधारणा में कारकों की न्यूनतम मात्रा के अतिरिक्त उच्चतम सीमा के महत्व को भी समझाया गया है। पहले हमने लिबिंग के जो न्यूनतम कारक संबंधी और ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का सिद्धांत पढ़ा। उसमें हमने पर्यावरणीय कारक जो भी पर्यावरण कारक है जिससे पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है उसकी न्यूनतम सीमा के बारे में देखा था, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा है। इसके अंतर्गत हम न्यूनतम के साथ साथ उस कारक की उच्चतम सीमा का भी सजीवों की वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कारक न्यूनतम या अत्यधिक मात्राओं की अवस्था में सजीवों की वृद्धि तथा जनन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी शेल्फोर्ड के अनुसार कि कोई भी पर्यावरणीय कारक भले ही वो न्यूनतम मात्रा में उपस्थित हो और भले ही वो उच्चतम मात्रा में उपस्थित हो, वह है जो सजीवों की वृद्धि एवं जनन प्रक्रियाओं को प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रयोगों के आधार पर शेल्फोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी सजीव द्वारा अजैव या भौतिक पर्यावरण के कारकों के आधार पर हम बात करें तो इन भौतिक कारकों को सहन करने की एक न्यूनतम एवं उच्चतम सीमा होती है। कोई भी सजीव हो, प्रत्येक सजीव की भौतिक पर्यावरण के अंदर जो मौजूद कारक हैं उनको सहन करने की उसकी दो लिमिटेशंस होती है। एक होती है मिनिमम और दूसरी होती है मैक्सिमम। इन न्यूनतम एवं उच्चतम सीमाओं के बाहर सजीव उस कारक की कमी या बढ़ोतरी को सहन नहीं कर सकता, लेकिन इन दोनों सीमाओं के बीच एक ऐसा बिंदु अवश्य होता है जब उस कारक विशेष की उपस्थिति में कोई सजीव अपनी सर्वाधिक वृद्धि प्रदर्शित करता है, और इस अवस्था को हम ऑप्टिमम लिमिट कहते हैं, अर्थात अनुकूलतम अवस्था या सीमा कहते हैं। यानी सहनशीलता की जो सीमा है मिनिमम और मैक्सिमम, उन दोनों के बीच में एक और ऐसा बिंदु होता है जो कि उस सजीव के लिए उस कारक के संबंध में सबसे अनुकूलतम स्थिति होती है। संक्षेप में इस अवधारणा को शेल्फोर्ड का सहनशीलता की सीमा का नियम कहते हैं। सिंपल में देखें
तो ये वो सजीव है जो कितना सहन कर सकता है, उसकी टॉलरेंस पावर क्या है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज। इस सहनशीलता की विशिष्टता को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, किसी भी जीव का पारिस्थितिकीय आयाम। अर्थात पारिस्थितिकीय आयाम एक जीव की वह क्षमता है जिसके अंतर्गत वह पर्यावरणीय कारकों को किस सीमा तक, किस रेंज में सहन कर सकता है, और जिस किसी भी जीव का इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड यानी पर्यावरणीय कारकों को सहन करने की क्षमता का जो प्रसार है, रेंज है, जितनी अधिक होगी उस जीव का उतना अधिक है जो भौगोलिक विस्तार होगा। तो पारिस्थितिकी आयाम है जो जीवों के सहनशीलता की विशिष्टता को प्रदर्शित करती है। थैंक्स।